दुनिया का वो इकलौता मिलिट्री ऑपरेशन जिसकी शुरुआत का सिग्नल किसी कमांडर ने नहीं बल्कि रेडियो पे बजते हुए एक गाने ने दिया था। बिना एक भी नट बोल्ट के करोड़ों का वजन, इंजीनियरिंग का वो करिश्मा जो आज भी साइंस को चैलेंज देता है। सपना 1 लाख की कार का था, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी पूरे प्लांट की। क्यों रातों रात बंगाल छोड़ भागे थे रतन टाटा? 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा, क्या इसमें 146 लोग खड़े भी हो सकते हैं, जिसे आज के आर्किटेक्ट्स बताते हैं इम्पॉसिबल? 1756 की उस रात आखिर क्या हुआ था? नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत चीमा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। फ्लैशबैक में आज आपको ले चलेंगे देश के उस राज्य में जिसके बिना भारत का नक्शा और इतिहास दोनों अधूरे होते, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हुगली की लहरों और कोलकाता की गलियों में बहता है। अगर वो राज्य भारत के साथ ना जुड़ता तो शायद ना हमें हावड़ा ब्रिज जैसा अजूबा मिलता और ना ही ऑपरेशन जैकपॉट जैसी ऐतिहासिक जीत। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज बात होगी पश्चिम बंगाल के उन 5 किस्सों की जो आपको हैरान कर देंगे। जब प्लासी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटा सा युद्ध आगे चलकर आज के पश्चिम बंगाल की नींव रखने वाला साबित होगा। उस समय ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी। एक तरफ बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस युद्ध का असर इतना गहरा हुआ कि इसने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत की दिशा बदल दी। ये लड़ाई दिखने में छोटी थी, लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश छिपी थी। अंग्रेजों के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया था। बदले में उसे नवाब बनाने का वादा भी किया गया। नतीजा ये हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर ने अपनी सेना को इनएक्टिव रखा और सिराज दौला अकेले पड़ गए। इसी धोखे ने अंग्रेजों को जीत दिला दी। इस लड़ाई की एक दिलचस्प बात यह है कि उस दिन बारिश ने भी इतिहास का रुख मोड़ लिया। नवाब की सेना का बारूद भीग गया क्योंकि उसे ठीक से ढका नहीं गया था, जबकि अंग्रेजों ने अपने हथियार सुरक्षित रखे थे। इसका फायदा उठाकर उन्होंने आसानी से हमला किया और जीत हासिल कर ली। यानी एक छोटी सी लापरवाही और एक गुप्त साजिश ने मिलकर पूरे युद्ध का फैसला कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहीं से भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दी। बंगाल अंग्रेजों के लिए सत्ता का केंद्र और खजाने की चाबी बन गया। अगर ये लड़ाई ना होती तो शायद अंग्रेजों का भारत में राज इतना मजबूत नहीं हो पाता। 1756 बैटल ऑफ प्लासी से पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी अफवाह कहा जाता है। 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा कमरा, यानी कुल 252 वर्ग फीट। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या इसमें 146 लोग खड़े भी हो सकते हैं? टेक्निकली अगर हर व्यक्ति को लगभग 1.5 से 2 वर्ग फीट जगह दी जाए तो इतने लोगों को ठूसना तो संभव है, लेकिन इंसानी हालत में टिक पाना लगभग नामुमकिन है। इतिहास में एक ऐसी ही भयावह घटना दर्ज है जिसे ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा कहा जाता है। 1756 की इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर को समझना होगा। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था और मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला इसके नवाब थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार तक सीमित नहीं रही। वो बिना अनुमति के फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रही थी, अपनी सेना बढ़ा रही थी और नवाब के विरोधियों को शरण दे रही थी। ये सब नवाब को अपनी सेना के लिए सीधा खतरा लगा। अब उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो उन्होंने जून 1756 में कलकत्ता पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। किले के गिरने के बाद पकड़े गए अंग्रेज कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। यही घटना ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जानी जाती है। बताया जाता है कि 18 इंटू 14 फीट के कमरे में दर्जनों लोगों को ठूस दिया गया, जहां घुटन, गर्मी और पानी की कमी ने रात भर में कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि इतिहासकारों का मानना है ये घटना शायद अव्यवस्था का नतीजा थी, ना कि नवाब का सीधा आदेश।
इसके बाद अंग्रेजों ने इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाया और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में नवाब को हरा दिया। यहां से भारत में ब्रिटिश सत्ता की असली शुरुआत हुई। आज का पश्चिम बंगाल किसी एक दिन से नहीं बना, बल्कि ये इतिहास की कई बड़ी घटनाओं का परिणाम है। पहले बंगाल एक विशाल क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में कई प्रशासनिक बदलाव हुए, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 1905 में आया, जब वायसराय लॉर्ड कार्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस पार्टीशन में पूर्वी भाग मुस्लिम बहुल और पश्चिमी भाग हिंदू बहुल बन गया। अंग्रेजों का उद्देश्य फूट डालो और राज करो का था, लेकिन इसका लोगों ने जोरदार विरोध किया। पूरे देश में आंदोलन हुए और आखिरकार 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। हालांकि इससे ये साफ हो गया कि बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटने की सोच शुरू हो चुकी थी। असल बदलाव 1947 में आया, जब भारत का विभाजन हुआ। उस समय ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। बंगाल भी इससे अछूता नहीं रहा और इसे दो भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी हिस्सा, जहां ज्यादातर हिंदू आबादी थी, भारत में शामिल हुआ और पश्चिम बंगाल कहलाया, जबकि पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान का भाग बना, जिसे बाद में 1971 में अलग होकर बांग्लादेश के रूप में पहचान मिली। विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य बना और कोलकाता इसकी राजधानी बनी। बाद में 1956 में राज्य के पुनर्गठन के दौरान इसकी सीमाओं में कुछ बदलाव किए गए। हावड़ा ब्रिज के बारे में ये कहना बिल्कुल सही है कि ये लोहे का एक ढांचा मात्र नहीं, बल्कि कोलकाता की धड़कन है। हुगली नदी पर बना ये पुल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है और हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है। ये पुल हुगली नदी के ऊपर बना है और कोलकाता की तरफ एक बड़ा बाजार और स्टैंड रोड के पास खत्म होता है, जबकि दूसरी तरफ ये सीधे हावड़ा रेलवे स्टेशन तक ले जाता है। इसके बनने से पहले 1874 में यहाँ एक पंटून ब्रिज यानी नावों पर टिका एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया, लेकिन बढ़ती आबादी और व्यापार का बोझ वो पुल नहीं सह पा रहा था। साथ ही हुगली नदी में आने वाले ज्वार भाटे और जहाज़ों के आवाजाही के कारण ऐसा पुल चाहिए था जिसके नीचे कोई खंबा ना हो। यहीं से जन्म हुआ रविंद्र सेतु की उस डिज़ाइन का जिसे आज हम देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इसका कंस्ट्रक्शन जारी रहा, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिरकार 1943 में ये पुल बनकर तैयार हुआ और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। प्रख्यात भारतीय सिविल इंजीनियर और संरचनात्मक विशेषज्ञ अमिताभ घोषाल अपनी किताब इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ हावड़ा ब्रिज एट कोलकाता 1943 में लिखते हैं, बड़े पुल सिर्फ लोहे और कंक्रीट के ढांचे नहीं होते, वे लोगों के दिलों को जोड़ने वाले रास्ते होते हैं। उनका असली महत्व उनकी ऊंचाई या तकनीक में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे दूरियों को मिटाकर लोगों को करीब ले आते हैं। धीरे धीरे ये पुल सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं रहते, बल्कि शहर की पहचान बन जाते हैं। लोग अपने शहर को उन पुलों से पहचानने लगते हैं और पुल उस शहर की कहानी कहने लगते हैं। इसलिए सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट, लंदन का टावर ब्रिज और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज सिर्फ पुल नहीं, बल्कि अपने अपने शहरों की पहचान बन चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दौर में बिना किसी पिलर के इतना विशाल ढांचा तैयार करना किस कंपनी के लिए मुमकिन होगा? तो आज का सवाल यही है कि हावड़ा ब्रिज को किस कंपनी ने बनाया था। ऑप्शंस आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका सही जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगी। तब तक देखते हैं कितने लोग सही गेस कर पाते हैं और जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। हावड़ा ब्रिज को दुनिया का छठा सबसे बड़ा सस्पेंडेड कैंटिलीवर पुल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि नदी के बीच में किसी भी पिलर के सहारे नहीं टिका है।
पूरे पुल का भार केवल नदी के दोनों किनारों पर बने 4 विशाल खंभों पर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1943 में जब हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ, तब दुनिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उथल पुथल से गुजर रही थी। ऐसे हालात में इस भव्य पुल का कोई औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ, ना कोई फीता कटा और ना ही कोई समारोह हुआ। बस एक दिन इसे चुपचाप आम लोगों के लिए खोल दिया गया और देखते ही देखते कोलकाता की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। हावड़ा ब्रिज की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े पुल को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ। आमतौर पर हम घरों में मशीनों या फिर चीज़ों को कसने के लिए नट बोल्ट देखते हैं, लेकिन इस पुल को जोड़ने के लिए रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया। रिवेट्स एक तरह की लोहे की कीलें होती हैं जिन्हें लाल गर्म करके 2 प्लेटों के बीच डाला जाता है और फिर दोनों तरफ से ठोक कर पक्का कर दिया जाता है, जिससे जोड़ पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। इस विशाल ढांचे को बनाने के लिए लगभग 26,500 टन स्टील लगा था। खास बात यह है कि उस दौर में इस पुल के ह्यूज कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील कहीं बाहर से नहीं मंगाया गया, बल्कि भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील ने इसकी पूरी सप्लाई की थी। यानी ये पुल न केवल इंजीनियरिंग का करिश्मा है, बल्कि भारतीय मजबूती का भी प्रतीक है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था। एक आज का पाकिस्तान यानी कि पश्चिम, और पूर्वी आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच फासला सिर्फ 1600 किलोमीटर की भारतीय ज़मीन का नहीं था, बल्कि सोच और बर्ताव का था। पश्चिम पाकिस्तान ने कहा सब उर्दू बोलेंगे। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बंगाली संस्कृति पर जान देता था, उन्होंने कहा अमार शोनार बांग्ला। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग ने ऐसी क्लीन स्वीप मारी कि पश्चिम पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कायदे से मुजीब को प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन रावलपिंडी में बैठे जनरल यामहा खान और जुल्फिकार अली भुट्टो को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने खेल के बीच में ही नियम बदलने की कोशिश की। जब बातचीत नाकाम रही तो 25 मार्च 1971 की आधी रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हों या आम नागरिक, सेना ने हर उस आवाज को खामोश करना चाहा जो आज़ादी मांग रही थी। यहीं से एंट्री होती है मुक्ति वाहिनी की। ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, बल्कि इसमें शामिल थे कॉलेज के लड़के जो किताबों की जगह ग्रेनेड पकड़ना सीख रहे थे, किसान जो अपनी ज़मीन बचाने के लिए हल छोड़ चुके थे, बागी सैनिक जो पाकिस्तानी सेना छोड़कर अपनी मिट्टी के लिए लड़ने आए थे। ये सभी गुरिल्ला युद्ध के जरिए पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने लगे। अब बारी आती है ऑपरेशन जैकपॉट की, जो कि एक इंटरवल सीन था जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। 13 अगस्त 1971 इस दिन आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र से सुबह 6 बजे पंकज मलिक का ये गाना बजता है। 14 अगस्त 1971 अगले दिन उसी समय दूसरा गाना बजा। इस गाने का मतलब था आज मेरी गुड़िया पहली बार अपने ससुराल जाएगी। ये गो अहेड सिग्नल था, जिसका मतलब था आज रात ही हमला करना है। जैसे ही 14 अगस्त की रात खत्म हुई और 15 अगस्त की तड़के कमांडो ने एक साथ चटगांव, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज में धमाके शुरू कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि ये वही दिन था जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ऑपरेशन जैकपॉट के धमाकों ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान के पास पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना को राशन, तेल और गोला बारूद भेजने का कोई और सुरक्षित रास्ता नहीं बचा। समुद्र के रास्ते रसद आना बंद हो गई, जिसने पाकिस्तानी सैनिकों को भूखा और बेबस कर दिया। अब बात उस लखटकिया कार के प्लांट की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने विकास का सपना जगाया, लेकिन देखते ही देखते जमीन और जिद की लड़ाई में फंस गया। हालात इतने बिगड़े कि नैनो के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ साथ रतन टाटा की कंपनी को हावड़ा ब्रिज जैसी ऐतिहासिक विरासत के बावजूद रातों रात पश्चिम बंगाल को छोड़ना पड़ा।
2006 में टाटा मोटर्स ने अपनी महत्वाकांक्षी नैनो कार के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में प्लांट लगाने का फैसला किया। रतन टाटा का इरादा नेक था, मध्यम वर्गीय परिवारों को बारिश और धूप से बचाकर सुरक्षित 4 पहियों वाली सवारी देना। इसके लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया। उस समय राज्य में वाम मोर्चा सरकार थी, जो औद्योगिक निवेश के जरिए बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देना चाहती थी। इसके लिए करीब 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। कई किसानों ने आरोप लगाया कि जमीन जबरन ली गई और मुआवजा उनके नुकसान के मुकाबले कम था। खेती उनकी आजीविका थी और जमीन छीनने का मतलब था सीधा अस्तित्व पर खतरा। यहीं से ये मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया। ममता बनर्जी ने सिंगूर को अपनी लड़ाई का मैदान बनाया और खुद को किसानों की आवाज के रूप में पेश किया। बढ़ते विरोध और अस्थिर माहौल का सीधा असर प्रोजेक्ट पर पड़ा। काम बार बार रुका, सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और निवेश का माहौल खराब होने लगा। आखिरकार 2008 में रतन टाटा ने ऐलान किया कि कंपनी सिंगूर से अपना नैनो प्रोजेक्ट हटा रही है। इसके बाद प्लांट गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर दिया गया, जिसे पश्चिम बंगाल को बड़ा औद्योगिक झटका लगा। रतन टाटा अलाइव के लेखक डॉक्टर थॉमस मैथ्यू की ये किताब उस दृश्य को टाटा समूह के इतिहास के सबसे अंधेरे और कठिन क्षणों में से एक बताती है। तो ये थे पश्चिम बंगाल के वो 5 किस्से जो बताते हैं ये राज्य सिर्फ भारत के नक्शे का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इतिहास की धड़कन भी है। प्लासी की वो साजिश हो, हावड़ा ब्रिज का बेजोड़ इंजीनियरिंग या फिर ऑपरेशन जैकपॉट की वो जानबाजी, बंगाल ने हर दौर में खुद को साबित किया है। उतार चढ़ाव आए, सिंगूर जैसे विवाद भी हुए, लेकिन हुगली की लहरों ने कभी थमना नहीं सीखा। चलते चलते अब वक्त है आज के सवाल के जवाब का। मैंने आपसे पूछा था कि हावड़ा ब्रिज को किस कंपनी ने बनाया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने इसे बनाया। और इसमें जो भी स्टील यूज हुआ वो बनाया था टाटा स्टील ने। कैसा लगा आपको आज का ये सफर, कमेंट में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे से अपूर्व की मेहनत और मेरी बातों के साथ मुझे यानी गुरप्रीत चीमा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण।